हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी ने आरटी एक्ट के बारे में सुना होगा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हमारा 2009 में आया और जिसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया। उस समय एक राज्य जो इसका अपवाद बना था वो था हमारा J&K, जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ये जो हमारी समस्या थी ये 2019 के बाद ये भी समाप्त हुई। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा आरटी एक्ट है उसमें लगभग हमारे 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर। उनमें से आज हम चैप्टर 4 पे बात करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 4 में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे केवीएस के एग्जाम में पूछी गई। आप ये मान के चल सकते हैं सिर्फ 10 मिनट का ये जो हमारा टॉपिक चैप्टर है इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का यदि यहां पर नाम देखा जाए तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर, यानी एक विद्यालय की और एक अध्यापक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। यहां पर हम वो बात करने वाले हैं, यानी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल, यानी एक विद्यालय के लिए क्या नॉर्म्स और उसके मानक यानी स्टैंडर्ड होने चाहिए। अब यहां पर हम बात करें सबसे पहले क्लास 1 to 5। आप सभी को पता है कि पहली से 5वीं कक्षा हमारी प्राइमरी मानी जाती है। इसके बाद हमारा अपर प्राइमरी आता है, मिडिल आता है, या फिर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। हालांकि एनईपी पढ़ने के बाद, एनईपी 2020 में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ हमसे, इसमें हमने 3 से 6 साल वाले बच्चों को अभी शामिल नहीं किया। यानी आरटी एक्ट ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्लास 1 to 5 की पहले बात करेंगे, फिर 6 to 8 की और फिर आगे की। तो यहां पर कक्षा 1 से 5 तक आरटी एक्ट क्या कहता है, इसमें अगर मान लीजिए आपके पास अप टू 60 चिल्ड्रन यानी 60 बच्चे हैं तो यहां पर 2 टीचर की आवश्यकता होगी, यानी कितने 2 टीचर रखे जाएंगे। लेकिन वहीं पे यहां पर यदि इनकी संख्या, बच्चों की संख्या बढ़कर 61 to 90 हो जाती है तो ऐसे में हमें चाहिए कितने 3 टीचर। 3 टीचर यहां पर रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे थे 60 तो 2 टीचर, 61 to 90 तक पहुंचते हैं तो हमारे 3 टीचर। वहीं पर 91 to 120 की बात की जाए, यानी 91 से लेकर 90 से ज्यादा बच्चे बढ़ जाएं और उनकी संख्या 120 तक पहुंचती है तो ऐसे में हमें 4 टीचर यानी 4 टीचर्स आर रिक्वायर्ड। आगे अगर मान लो यही संख्या 121 से बढ़कर 200 बच्चों तक चली जाती है, 200 बच्चों तक यानी 200 स्ट्रेंथ हमारी होती है, तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, लगभग 5 टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, 5 अध्यापक वहां पर होने चाहिए। इस तरह से आपने देखा 60 तक हमारा 61 to 90, 91 to 120 एंड 121 to 200, लगभग हमारे 5 टीचर 200 पे चाहिए। आगे हम बात करते हैं यहां पर, अगर मान लीजिए ये क्राइटेरिया जानने के बाद अगर यहां पर बच्चों की संख्या अबव 150, अगर 150 हो जाती है, आपने देखा होगा अगर 121 से 200 है तो 5 टीचर चाहिए, लेकिन 150 होने पर हमें क्या चाहिए, 5 टीचर तो होंगे प्लस 1 हेड टीचर चाहिए, हेड मास्टर टू बी पोस्टेड। ये हमें ध्यान रखना है, हेड मास्टर वहां पर होगा, एक HM होगा। आगे हम बात करते हैं अबाउट 200 चिल्ड्रन, यदि 200 से ऊपर हो जाते हैं तो प्यूपिल टीचर रेशियो शैल नॉट एक्सीड 40, यानी यहां पर जो हमारे स्टूडेंट की प्यूपिल टीचर रेशियो की अगर हम बात करें तो वो हमारी कितनी होगी, 40:1 हो जाएगी। एंड इसमें एक्सक्लूडिंग हेड मास्टर यानी प्रधान अध्यापक को छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है, प्यूपिल टीचर रेशियो शैल नॉट एक्सीड 40 से ऊपर वो नहीं जानी चाहिए। आगे बात करें इसमें क्लास 6 to 8 यानी 6 से 8 तक, अगर कक्षा 6 से 8 तक की बात की जाए, एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास, यानी प्रत्येक कक्षा पर 1 टीचर होना चाहिए, so that there shall be at least 1 teacher each for, किसके लिए हो, यानी 1 टीचर हमारा सोशल स्टडीज के लिए हो, 1 लैंग्वेज के लिए हो और 1 साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए, यानी लगभग जो है 3 टीचर हमें 6 to 8 क्लास में चाहिए। 3 टीचर जरूर होने चाहिए, एक सामाजिक अध्ययन के लिए, दूसरा भाषा के लिए और तीसरा हमारा विज्ञान और गणित विषय के लिए। इसमें और भी चीजें ध्यान में रखनी है, और चीजें क्या ध्यान रखनी है, इसी क्लास 6 to 8 की बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी कि यहाँ प्यूपिल टीचर रेशो वो हमारी यानी 35:1, यानी 35 बच्चों पर 1 अध्यापक, जबकि आपने पहली से 5वीं तक क्या पाया कि 30:1, 30 बच्चों पर 1 अध्यापक। लेकिन जब हमारी स्ट्रेंथ 200 या उससे अबव जाती है तो वो हमारी 40 में चली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इज अबव 100, यदि हमारे 6 to 8 में यानी 6ठी से 8वीं कक्षा में ही एडमिशन 100 से ऊपर चले जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, एक तो आपको फुल टाइम हेड टीचर मिल जाएगा, यानी एक फुल टाइम हेड टीचर होगा, और इसके अलावा पार्ट टाइम में क्या क्या चीज आएंगी, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, किसके लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए,
हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, WE। अच्छा, WE की धीरे धीरे पोस्ट जो है हमारी समाप्ति की ओर है। 1986 आया ना, उस समय उसकी रिकमेंडेशन थी वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया जाए। उस समय बहुत सारी जो हमारी चाहे KVS की बात करूं, NBS की बात करूं, वैकेंसीज आई थी वर्क एक्सपीरियंस टीचर की, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उनको यहां समाप्त कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर 100 हमारे प्लस हो जाते हैं 6 to 8 में एडमिशन, तो एक फुल टाइम हेड टीचर चाहिए और पार्ट टाइम आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल और वर्क एक्सपीरियंस। अब इसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग कैसी हो, यानी जो हमारा भवन है वो कैसा होना चाहिए RT एक्ट के मुताबिक। तो यहां पर बिल्डिंग ऑल वेदर, यानी इसमें जो बिल्डिंग है हमारी वो सभी जितने भी हमारे मौसम है उसके अनुरूप हो, उसके अनुसार होनी चाहिए। इसमें एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर रूम। तो यहाँ पर प्रत्येक, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 6 7 8 की बात करें, उनके लिए प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक हेड टीचर के लिए होना चाहिए हमारा, और उसी को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पज, यानी स्टोर भी बना सकते हैं उसको, और हमारा ऑफिस का भी काम कर सकता है। आगे बैरियर फ्री एक्सेस, यानी बच्चे बिना बाधा के वहां तक पहुंच सकें, यानी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उनको देना है। अब आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, उसमें सभी तरह के बच्चे वहां पर आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बैरिकेटिंग उनके लिए है, चाहे वो फिजिकल कंफर्ट की बात करते हैं या मेंटल कंफर्ट की, तो वहां पर किसी तरह की बाधा ना हो। आगे सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, 1986 की पॉलिसी पढ़िए। 1986 में जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इस बात को एडवोकेट करता था कि यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो फंडामेंटल नीड्स हैं बच्चों की, जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि कक्षा में एक काला सा बोर्ड बना देना, ये हमें ध्यान रखना है उसका अर्थ क्या था वहां पर। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। अब हमें ध्यान रखना है, भारत ने ऐसे भी दिन देखे हैं, यानी वहां पर शौचालय की व्यवस्था जो है वो ठीक से नहीं हो पाती थी स्कूलों में। आज तो बहुत शानदार, बहुत अच्छे स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल तो और ज्यादा बेहतर इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब हम आजादी प्राप्त की हमने, उस समय क्या दौर रहा होगा कि हमें इस पर भी विचार करना पड़ा कि सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए। आगे बात करें इसमें बिल्डिंग में, आगे सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, ये भी ध्यान में रखना है, स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए। और मिड डे मील, आपको भी पता है मिड डे मील हमारा 1995 में इस तरह से शुरुआत हुई उसकी। तो मिड डे मील जो है, ये आपको एक क्वेश्चन में देके जा रहा हूं, कहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और किचन वेयर मिड डे मील इज कुक्ड, यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर किचन होना चाहिए जहां पर मिड डे मील तैयार किया जा सके, क्योंकि RT एक्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की बात करता है, और वहां पर बच्चों को भोजन भी उपलब्ध कराना है ताकि उनमें वो गुणवत्ता पोषक तत्व जो है उनको मिल सके। हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे मिड डे मील का मुख्य जो यहाँ पर हमारा पर्पस था वो ये तो था ही कि अच्छा गुणवत्ता वाला भोजन, या हम कहीं अच्छा पोषक भोजन उनको मिले। इसके साथ साथ स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाना भी इसके पीछे हमारा मुख्य एक हिडन लक्ष्य था। आगे बात करें, अच्छा प्लेग्राउंड, यानी वहां पर प्लेग्राउंड होना चाहिए। अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंड्री वॉल एंड फेंसिंग, तो फेंसिंग वगैरह यानी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर स्कूल होते हैं, जैसे मैंने अपने गांव में देखा, तो वहां पर मैंने देखा था बाउंड्री टूटी पड़ी है, भैंसे वगैरह वहां पर जो है चरवाहे जो है खूब से घुमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेंसिंग प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, बच्चों की हिफाजत सेफ्टी वहां पर मस्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अध्यापक बनना चाहते हैं ना, तो आपको पता होने चाहिए कितने घंटे आपको काम करना है। इंस्ट्रक्शनल आवर्स आपके लिए कितने होंगे, यहाँ पर प्रिपरेशन आवर्स कितने होंगे, वीक में कितना स्पेंड करेंगे आप। देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी वर्किंग डेज कितने हो, या इंस्ट्रक्शनल आवर्स ये कितने हो। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे क्लास 1 से 5, यानी कक्षा 1 से 5 तक कितने हो। अगर मैं यहाँ पर वर्किंग डेज की बात करता हूं तो 200 होने चाहिए, 200 डेज होने चाहिए। और यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शनल आवर्स यानी निर्देशन के लिए जो घंटे निर्धारित किए गए हैं वो कितने, 800, या तो 800 घंटे हो यहाँ इंस्ट्रक्शनल आवर, या हमारे 200 वर्किंग डेज हो। ये क्लास 1 से 5 तक हमने इसमें शामिल किया था। और कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो 220 वर्किंग डेज यानी 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। और इंस्ट्रक्शनल आवर की बात करते हैं तो 1000 यानी 1000 घंटे का कार्य यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वर्किंग डेज और इंस्ट्रक्शनल आवर। अब इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। अगर पर वीक की बात करें हम, वैसे तो आपको भी पता है कि लगभग जो है 200 से 220 दिन जो है काम करना है, लेकिन यहाँ पर यदि और घंटे की अगर बात की जाए तो 800 से 1000 घंटे काम करना है। लेकिन पर वीक आपसे पूछा जाता है तो 45 टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, यानी एक वीक में, एक सप्ताह में लगभग जो है 45 घंटे उसको कार्य करना है।
इसके बाद यहां पर एक वीक में, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं इसमें टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, यानी यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है, शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, यानी जैसे जिसकी आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है इनका प्रबंध करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जी मान लीजिए अब 6th क्लास है, वो एसएस पढ़ने वाली है, 7th क्लास साइंस पढ़ने वाली है, या जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए वो वहां पर प्रोवाइड किए जाए। आगे बात करते हैं लाइब्रेरी की, तो इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टोरी बुक वहां पर उपलब्ध हो। प्ले मटेरियल की बात करें तो शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, यानी बच्चों की जरूरतों के हिसाब से, अब पहली दूसरी कक्षा का बच्चा है तो कौन से वहां पर इक्विपमेंट लाने, या हम कहें जो प्लेइंग मटेरियल है वो कौन सा मिलना चाहिए, 7th 8th में बच्चे हैं तो वहां पर कौन सा मिलना चाहिए, तो एज पर रिक्वायरमेंट ये हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहां पर क्या आया था, यहां पर यदि एक क्वेश्चन हम देखें, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 जो है वो हमारा राइट टू लाइफ है और 21A जो है हमारा राइट टू एजुकेशन, यानी उतना ही इंपॉर्टेंट इसको माना गया है। इससे पहले ये जो हमारे सारे प्रावधान होते थे आर्टिकल 45 में आते थे, लेकिन आरटीआई एक्ट आने के बाद अब जन्म से 6 साल के बच्चे वहां पर शामिल किए जाते हैं आर्टिकल 45 में, और बाकी 6 से 14 हमारे इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही एनईपी हमारा आया, अब वो हमारे 3 से 6 साल वाले बच्चे भी इसके दायरे में आ जाते हैं आर्टिकल 21A में। आगे बात करते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए लगभग कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह, यहां पर देखिए प्रति सप्ताह की बात करें, अगर मैं वर्किंग डेज की बात करता हूं तो टीजीटी या हम 6 to 8 की बात करें 220 हो, और यहां पर पीआरटी यानी मैं अगर प्राइमरी की बात करता हूं तो वहां पर 200 होने चाहिए। वहीं पे अगर मैं पर वीक कार्य की बात करता हूं कितने घंटे हो तो 45 होने चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या बना था, 45। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक के लिए एक सप्ताह में 45 जो है घंटे यहां पर वर्किंग आवर्स के होने चाहिए। आगे बात करते हैं, फॉर ए टीचर इन प्राइमरी स्कूल फॉर टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन व्हाट मिनिमम, इसमें प्रिपरेशन आवर्स भी शामिल होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है, टीचिंग और प्रिपरेशन दोनों आवर्स से, तो ये 45 थे। आगे बात करें, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालयों में कुल 62 विद्यार्थी हैं, यानी 1 से 5 तक यहाँ 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक, देखिए अप टू 60 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 61 to 90 की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 3 शिक्षकों की यहाँ पर ये रिकमेंडेशन करता है, यहाँ पर 3 अध्यापक उनके लिए आवश्यक हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये अलग बात है, देखिए ये हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे में हमें ध्यान में रखना है, वैसे तो ये डिपेंड करता है, मैंने बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे हैं जहां एक ही टीचर है और वो 4-5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है, लेकिन हमें आरटीआई एक्ट के दायरे में रहकर बात करनी है कि उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रावधान है। आगे बात करें, एज पर आरटीआई एक्ट 2009 हाउ मेनी टीचर्स विल बी प्रोवाइडेड इन स्कूल हैविंग क्लास 1 to 5 एंड ए टोटल ऑफ 62 स्टूडेंट्स, तो उसके लिए कितने अध्यापक चाहिए इसको आप पढ़िएगा। आगे है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर, अब देखो पहले जो हमारा था 45 में उसको हटाकर 21 में रखा गया, अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो अब तो इसमें, और पहले तो क्या था 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा की देखभाल इसमें थी, शिक्षा और उनकी देखभाल, लेकिन अब तो 3 से 6 वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं 21 में, तो उसके बाद 3 साल तक के बच्चों की देखभाल इनके जिम्मे है, जो वर्तमान सरकारें हैं और उनके माता पिता। 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, ये आंसर नहीं बनेगा इसमें। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, यहाँ पर ये नहीं बनेगा। 14 वर्ष टेक के विद्यालय छोड़ देने बच्चे की, ये भी नहीं बनेगा इसमें। फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखें। आगे, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रेजेंटली प्लेस्ड इन आर्टिकल 21A इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 45। नाउ द आर्टिकल 45 एजुकेशन एंड केयर ऑफ द चाइल्ड अप टू 6 years ऑफ एज, ये उस समय था लेकिन अब चेंज हो चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, देखिए ये हमारा 2009 में आया था और 1 अप्रैल हम कह सकते हैं 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ये हमें ध्यान में रखना है, जो इसके खर्च की बात हुई थी, यानी उसमें केंद्र सरकार कितना वहन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना वहन करेगी, इस पर भी जो है उसमें बात की गई है, वो भी हम कर सकते हैं। 70:30 की जो बात की गई थी उसमें 90:10 की बात की गई, यानी जो ईस्टर्न स्टेट थे वहां पर जो है 10% स्टेट गवर्नमेंट और 90% केंद्र सरकार वहन करेगा, जबकि बाकी स्टेट में 70% केंद्र सरकार और 30% जो है
हमारी राज्य सरकारें उसको वहन करेंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ 1976 से पहले, तो 1976 से पहले या मैं आज़ादी के तुरंत बाद की बात करता हूँ, तो जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का जो विषय था, सब्जेक्ट था, उस पर राज्य सरकार को अधिकार था, वो उस पर कार्य कर सकती थी। लेकिन बाद में 1976 में इनको कंकरेंट लिस्ट यानी जो समवर्ती सूची है उसमें डाल दिया गया। उसके बाद जो है केंद्र और राज्य दोनों उस पर जो है अपना वक्तव्य दे सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन इस पे जो प्रभावशाली रहता है, इस पे जो ज़्यादा मान्यता जिसको मिलती है, वो केंद्र सरकार डोमिनेट रहता है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2010 आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये 2009 बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना था। आगे बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, जो विद्यालय विकास योजना है हमारी, तो प्लानिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं स्कूल के लिए, उसका मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है, स्कूल में जो है जितने भी हमारे विकास की योजनाएं हैं उनको लागू करना है। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा आता है एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हमारा विद्यालय प्रबंधन जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है हमारी, उसके अंतर्गत ही आता है। एसएमसी को आप जरूर पढ़ के जाइए, यानी यहाँ पर ये होगा, ये अलग चैप्टर में है, ये ध्यान रखना। आगे अलग चैप्टर कभी समय मिला तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के विद्यालयों के लिए एक पूर्णकालिक अध्यापक उपलब्ध कराया जाए। यानी यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 6 to 8 की बात की है, और इन्होंने कहा है कि यहाँ विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक फुल टाइम हेड टीचर कितने स्टूडेंट होने पर चाहिए, जहां बच्चों की प्रवेश संख्या कितनी 80 से अधिक हो, 100 से अधिक, 120 से अधिक, 130, तो आपने पढ़ा है कि 100+ ये दी जाती है, तो वहां पर एक पूर्णकालिक हमें अध्यापक, मुख्य अध्यापक चाहिए। यानी 100+ एडमिशन पे एक मुख्य अध्यापक वहां पर कार्यरत होगा। ये आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, द बेसिक पर्पस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया। तो इसका क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, तो ये था इसका। हाँ जी, तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। आगे जो भविष्य में आपकी परीक्षाएं होनी है, इन्हीं को आधार बना के आगे बढ़ाती है, इन्हीं में वहां पर उलटफेर होता रहता है। तो आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना,